नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के क्वेश्चन में बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो लैंग्वेज के जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम देखते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, ये जो वर्ड दिया गया है अ प्लेस वेयर पिग आर केप्ट, अ प्लेस वेयर पिग आर केप्ट, इसके लिए एक वन वर्ड्स बताना है, हमें वन वर्ड्स बताना है। द प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। ऑप्शन नंबर ए कैनल, ऑप्शन नंबर बी स्टबल, ऑप्शन नंबर सी स्टे, वन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया स्टे। स्टे जहाँ सुअर या पिग्स को रखा जाता है, जहाँ पर हम पिग को रखते हैं। केनल की बात करते हैं तो केनल में हम डॉग्स के लिए स्पेशल होता है, डॉग्स के रहने वाली जगह को हम केनल कहते हैं। और स्टेबल में हॉर्स को रखा जाता है, स्टेबल में घोड़े को, हॉर्स या काऊ को रखने के लिए जगह को हम स्टेबल बोलते हैं। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। डैश एंस, एंस में हम एक सिफिक्स जोड़ते हैं, एन सिफिक्स में हम कौन सा वर्ड जोड़ेंगे कि ये वर्ड सही बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अकर, ऑप्शन नंबर बी एक्सेप्ट, ऑप्शन नंबर सी एमर्ज। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही हो गया एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस सही ऑप्शन हो गया हमारा बी नंबर। बी नंबर हमारा सही ऑप्शन हो गया एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट में हम ANCE जोड़ते हैं, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकार करना। अगर में हमें अगर जोड़ना रहेगा तो उसमें हम RENCE ऑकरेंस, ऑकरेंस वर्ड जो ऑकरेंस वर्ड को पूरा बनता है, ऑकरेंस वर्ड इसमें जुड़ता है। इमर्ज में हम भी ENCE का प्रयोग करते हैं, इमरजेंस, इमरजेंसी। इमर्ज में हम NC का प्रयोग करते हैं तो इमरजेंसी वर्ड बनता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। फाइंड द करेक्ट वर्ड। इसमें करेक्ट वर्ड को हमें बताना है, करेक्ट वर्ड को हमें बताना है। एम्ब्रेसमेंट सही ऑप्शन अगर की बात करते हैं तो इसका सही स्पेलिंग हो गया एम्ब्रेसमेंट। एम्ब्रेसमेंट इसका सही स्पेलिंग है। इसका मतलब होता है घबराहट या उलझन होना, घबराहट। एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट मतलब घबराहट होना। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यू नीड टू डैश द सेमिनार। हमें यहाँ स्पेस की जगह पर लिखना पड़ेगा यू नीड टू डैश द सेमिनार। ऑप्शन नंबर ए गो, ऑप्शन नंबर बी सी कम, ऑप्शन नंबर सी अटेंड। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी अटेंड। यू नीड टू अटेंड, यू नीड टू अटेंड, अटेंड द सेमिनार, यू नीड टू अटेंड द सेमिनार। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अ कप बोर्ड डज नॉट कंटेन, ए कप बोर्ड डज नॉट कंटेन। ऑप्शन नंबर ए वुड, ऑप्शन नंबर बी क्लॉक, ऑप्शन नंबर सी बटन, डी वन ऑफ दी अबव एंड नन ऑफ दिस, एंड नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो अ कप डज नॉट कंटेन अ बटन, ए कप डज नॉट कंटेन अ बटन। चलिए देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन। द फीमेलिन जेंडर ऑफ द प्रिंस, द फीमेलाइन जेंडर ऑफ द प्रिंस। प्रिंस का जो फेमिलाइन जेंडर या स्त्रीलिंग क्या होता है, प्रिंसली, प्रिंसेस या क्वीन, प्रिंसली, प्रिंसेस या क्वीन। उपयुक्त में से ये मोर देन वन ऑफ दी अबव एंड नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस नॉट। चलिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया द जेंडर, फीमेलाइन जेंडर ऑफ द प्रिंस इज प्रिंसेस, फीमेलाइन जेंडर ऑफ द प्रिंस इज प्रिंसेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू द वेस्ट, अपोजिट टू द वेस्ट। वेस्ट के उल्टा कौन सा डायरेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ, ऑप्शन नंबर सी साउथ। मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ईस्ट। सही ऑप्शन इसका हो गया ईस्ट। द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेस्ट इज ईस्ट। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल। इनकरेक्ट स्पेलिंग को इसमें बताना है। सही ये कौन सा इसमें वर्ड है जो गलत है। तो गवर्नमेंट ये भी सही है, ग्रेसफुल ये भी दोनों वर्ड सही है। अगर सही ऑप्शन की बात करते तो हमारा सही ऑप्शन हो गया गवर्नमेंट। सही ऑप्शन हो गया गवर्नमेंट। क्यों गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ आर के बाद एन का प्रयोग होगा, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब होता है शासन करना या सरकार, गवर्नमेंट मतलब सरकार।
चलिए सरकार, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की स्पेलिंग, तो गवर्नमेंट का स्पेलिंग होता है स्वादिष्ट भोजन पसंद करने वाला। गवर्नमेंट का स्पेलिंग होता है स्वादिष्ट भोजन पसंद करने वाला। और ग्रेसफुल मतलब होता है सुखद या बहुत ही अच्छा अनुभव करने वाला। ग्रेसफुल खुशी अनुभव करने वाले व्यक्ति को हम ग्रेसफुल कहा जा सकता है। चलिए यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा लैंग्वेज में हिंदी के प्रश्न को सॉल्व करना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन नंबर ए अग्नि, ऑप्शन नंबर बी आग, ऑप्शन नंबर सी आंसू। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर सही ऑप्शन की अगर इसकी बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया तत्सम का सही वर्ड हो जाता है अग्नि। देखिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले देखते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो वैसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, संस्कृत से हूबहू हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें अग्नि एक संस्कृत वर्ड होता है जिसका हिंदी वर्ड होता है आग। तत्सम शब्द वैसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से बिना कोई रूप बदले आते हैं और इसी को उल्टा होता है तद्भव शब्द वैसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से अपना रूप बदलकर हिंदी शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अग्नि का हो गया आग। मुख वर्ड हो जो तत्सम शब्द है और उसी का तद्भव शब्द आता है मुंह। कर्ण का हो गया तद्भव शब्द कान। दंत के लिए हम दांत हो गया। दूसरी बात आता है देशज शब्द वैसे शब्द होते हैं जो स्थानीय भाषाओं से बने होते हैं। वैसे शब्द जो स्थानीय बोलचाल की भाषाओं से हूबहू बन जाते हैं, वैसे शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे खाट, लाठी, झोपड़ी, चूल्हा, बच्चा, लोटा। बात करते हैं विदेशी शब्द की। विदेशी शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आते हैं। जैसे किताब एक अरबी शब्द है। कुर्सी एक फारसी शब्द है। साबुन की अगर बात करते हैं, साबुन एक अरबी शब्द है। स्कूल एक इंग्लिश शब्द है। कमीज एक पुर्तगाली शब्द है। इन सभी शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। किताब, कुर्सी, साबुन, स्कूल और कमीज, ये सभी विदेशी शब्द हैं क्योंकि ये सभी दूसरे देश से हमारे भारत में यूज होने लगे हैं। दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द है जो विशेष है? हमें विशेष शब्द को बताना है कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इसमें कौन सा शब्द है जो विशेष शब्द है? अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन दिया हुआ है ठंड, ऑप्शन नंबर बी ठंडा, ऑप्शन नंबर सी पानी। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, विशेष शब्द की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया पानी, क्योंकि यहाँ पर पानी की विशेषता बताई जा रही है कि पानी कैसा है, तो वो ठंडा है और उसका कर्म बता रहा है कि वो ठंड पैदा करता है। तो इस शब्द में विशेष शब्द हो गया हमारा पानी एक विशेष शब्द है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कर्कश का विलोम शब्द कौन सा है? कर्कश का विलोम शब्द कौन सा? ऑप्शन नंबर ए विनम्र, ऑप्शन नंबर सी विवेकी, ऑप्शन नंबर सी मधुर। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो कर्कश का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मधुर। कर्कश का विलोम शब्द हो गया हमारा मधुर। विनम्र की अगर बात करते हैं तो विनम्र का जो विलोम शब्द होता है वह धूर्त होता है। विनम्र का जो विलोम शब्द होता है वो धूर्त होता है, धृत। चलिए अगर बात करते हैं विवेकी का, तो विवेकी का विलोम शब्द होता है अविवेकी। विवेकी का विलोम शब्द है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इति श्री, ऑप्शन नंबर बी विनाश, ऑप्शन नंबर सी श्री राधा। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो श्री गणेश का जो विलोम होता है वो इति श्री होता है। श्री गणेश का विलोम इति श्री होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्रिस का विलोम क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए विपट, ऑप्शन नंबर बी हृष्ट पुष्ट, ऑप्शन नंबर सी भव, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अगर कृष का विलोम शब्द की बात करते हैं तो कृष का विलोम शब्द होता है हृष्ट पुरुष। कृषि का विलोम शब्द हो जाता है हृष्ट पुरुष। कृष यानी कि जो बिल्कुल अपंग है या फिर सही से चल नहीं सकता है, और हृष्ट पुरुष में बिल्कुल तंदुरुस्त व्यक्ति को हम बोलते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन खूंटियाँ। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया खूंटियाँ। खूंटी शब्द का बहुवचन हो गया खूंटियाँ। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बड़वा नल, ऑप्शन नंबर बी दावा नल, ऑप्शन नंबर सी जठार गृह। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए बात होता है जंगल में लगने वाली आग को, तो जंगल में लगने वाली आग को हम दावा नल बोलते हैं। जंगल में लगने वाली आग को हम दावा नल बोलते हैं। पेट में लगने वाली आग को जठार गृह। पेट में लगने वाली आग को हम जठार गृह कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को जठार गृह कहते हैं। और समुद्र में या पानी में लगने वाली आग को आग को हम बड़वा नल कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को हम बड़वा नल कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को जठार गिरी, और जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहा जाता है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रतिविलोमवाची शब्द, ऑप्शन नंबर बी समानार्थी शब्द या समानाभास शब्द। अगर सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है समानार्थी शब्द। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आत्मा के अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य, ऑप्शन नंबर बी अग्नि, ऑप्शन नंबर सी हृदय, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो आत्मा के अनेकार्थी शब्द नहीं है लिखा हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। आत्मा के अनेकार्थी शब्द या अनेकार्थी समानार्थी शब्द है, जिसमें जीव, प्राण, चैतन्य, रूह, अंतरात्मा, अंतःकरण, स्वयं, वृक्ष, मन, हृदय, चित्त और सूर्य इत्यादि ये सभी आत्मा के पर्यायवाची शब्द है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए भाषा, ऑप्शन नंबर बी धातु, ऑप्शन नंबर सी व्याकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। इसलिए क्रिया के सभी रूप में धातु उपस्थित होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखना का हमारा धातु रूप हो गया लिख। उसी तरह पढ़ना के लिए पढ़, जाना के लिए जा, खा, गा, से, रो, ये सारे के सारे धातु वर्ड हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चारपाई डैश शब्द है। ऑप्शन नंबर ए योग रूढ़, ऑप्शन नंबर बी यौगिक, ऑप्शन नंबर सी अर्थ तत्व, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका सही ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो चारपाई एक योग रूढ़ शब्द है। चारपाई एक योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उसमें होता है इसमें योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसका अर्थ रूढ़ या विशेष होता है। चलिए शब्द के आधार पर भागा को, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। जब शब्द की बात कर दी जा रही है तो शब्द के आधार पर भागा को चार भागों में से बांटा गया है। सबसे पहला होता है अर्थ के आधार पर, जिसमें हमें सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द का यूज होता है। सार्थक और निरार्थक शब्द होता है। देखिए यौगिक रूढ़ ये सभी अर्थ में बनावट या रचना के आधार पर बढ़ते हैं। बनावट या कह सकते हैं रचना के आधार पर
बांटा गया है। रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं। फर्स्ट पहले बोलते हैं रूढ़, पहला हो गया रूढ़, रूढ़ के बाद दूसरा हो गया यौगिक, दूसरा हो गया यौगिक और तीसरा हो गया योग रूढ़, तीसरा हो गया योग रूढ़। वहीं आधार पर प्रयोग की अगर बात करते हैं तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भाग में बांटा गया है, जिसमें विकारी और अभिकारी। सब प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भाग में बांटा गया है, विकारी और अभिकारी। एक नया रूप आता है उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द को चार भागों में बांटा गया है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज हैं। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। रेखांकित सर्वनाम की पहचान प्रकार चिन्हित कीजिए। ये जो वर्ड रेखांकित किया हुआ है ये कौन सा सर्वनाम के प्रकार है। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक सर्वनाम। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया कोई तो होगा। तो कोई जहां वर्ड आ रहा है वो हो गया एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रेखांकित शब्द में ये जो कोई है वो एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पुस्तकें धड़ाधड़, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है में धड़ाधड़, धड़ाधड़ में कौन सा रूप है, कौन सा रूप है। ऑप्शन नंबर ए विशेषण, ऑप्शन नंबर बी क्रिया, ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका सही ऑप्शन की अगर सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है। तो धड़ाधड़ में एक क्रिया विशेषण है, धड़ाधड़ एक क्रिया विशेषण है। अगर विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण के कुछ भेद हम देख लेते हैं। यौगिक क्रिया के विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण के आधार पर शब्दों को दो शब्द मिलकर, यौगिक क्रिया विशेषण में जब दो शब्द मिल करके एक शब्द बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं तो उसे हम यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन दो अलग अलग शब्द होते हैं और इसे मिलकर जब इन्हें मिलाया जाता है तो एक नए शब्द का प्रमाण होता है, उसे हम यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा हो गया रीति क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में एक ही शब्द की पुनः आवृत्ति होती है, द्विरुक्ति या होती है, यानी कह सकते हैं कि एक ही वर्ड को दो बार बोला जाता है। वैसे वैसे विशेषण को हम क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पट पट, तड़ तड़, सटासट, धड़ाधड़, ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के रूप में आते हैं, ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के रूप में आते हैं। उसके बाद आता है रूढ़, रूढ़ क्रिया विशेषण, रूढ़ क्रिया विशेषण। तो इनमें वे वैसे वर्ड होते हैं जो मूल रूप में क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो अपने मूल रूप में क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे धीरे, जैसे धीरे, तो धीरे और चल, तो चल की क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि हमें धीरे चलना है, तो ऐसे शब्द को हम रूढ़ क्रिया विशेषण कहते हैं। जल्दी चलो, सच बोलो, सच बोलो, तो ये और साथ ही साथ इनका भेद नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन्हें हम रूढ़ क्रिया विशेषण में कहते हैं। चलिए देखते हैं अब अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है, कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बहुधा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी आजकल, ऑप्शन नंबर सी बाहर भीतर। इन सब में कौन सा है जो कालवाचक विशेषण नहीं है, बहुधा, आजकल या बाहर भीतर। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया हमारा सी नंबर बाहर भीतर। बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। अगर हम बात करते हैं क्रिया विशेषण की तो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके प्रमुख रूप से चार भेद होते हैं, जिसमें कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक, परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और रीतिवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और रीतिवाचक विशेषण। ये सभी क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। व्याकरण का वह भाग, व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है,
वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए वाक्य विचार, ऑप्शन नंबर बी शब्द विचार, ऑप्शन नंबर सी वर्ग विचार। अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया शब्द विचार। शब्दों को 4 भागों में बांटा गया, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पन्न के आधार पर, जैसे आज जिसे कह सकते हैं रचना के आधार पर, और हो गया चौथा हमारा प्रयोग के आधार पर। इन 4 भागों में हम अर्थ को बांट दिए। इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन हम थोड़े से पहले भी कुछ पिछले प्रश्नों में हमने कर लिया था। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरे। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान को हमें भरना है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ाई, ऑप्शन नंबर बी सुंदरता, ऑप्शन नंबर सी करुणा। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए देखते हैं सही। अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया पढ़ाई। पढ़ाई जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। पढ़ाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द है जो नेत्र का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर ए अच्छी, ऑप्शन नंबर बी अंश, ऑप्शन नंबर सी अम्र। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो हमारा सही ऑप्शन हो गया अच्छी। अच्छी नेत्र का पर्यायवाची शब्द है। अच्छी जो नेत्र का वो पर्यायवाची शब्द होता है। इसके साथ साथ नेत्र के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द और भी हैं, जैसे चषम, नयन, नजर, अंबक, प्रेक्षण, आँख, दृग, विलोचन, लोचन, विलोचन, दृग और विलोचन, लोचन, ये सभी आँख के या नेत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया प्रस्तुत वाक्य में हम जो है वो पूर्ण भूतकाल है। प्रस्तुत वाक्य में यह एक पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल है। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, यह एक पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। भूतकाल के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। भूतकाल के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल बीते समय में काम के हो जाने के बोध को हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल में अभी अभी या कुछ देर पहले जो कार्य हो रहा हो, जस्ट पहले जो काम हुआ हो, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं, उसे हम आसन्न भूतकाल कह सकते हैं। अपूर्ण भूतकाल क्रिया का भूतकाल जारी रहना, क्रिया के भूतकाल में जारी रहना या काम के पूरा न होने का संकेत दे रहा हो तो उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिसमें कार्य के पूरा होने का कोई संकेत न हो, वो काम जारी हो रहा हो, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल में कार्य को जो पूरा हो जाने का बोध होता है। पूर्ण भूतकाल में कार्य के पूरा हो जाने का बोध हो रहा है। पूर्ण भूतकाल में कार्य के पूरा हो जाने का बोध हो रहा है। संदिग्ध भूतकाल की अगर बात करते हैं तो संदिग्ध भूतकाल में होने वाले संदेह की आशंका है, यानी कि कार्य पूरा हुआ या न है। अगर यह संदेश है तो यह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। हेतु मध्य भूतकाल क्रिया के दूसरी क्रिया पर अगर निर्भर हो रहा है, क्रिया की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है तो उसे हम हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। वधु का बहुवचन रूप क्या होता है? वधु का बहुवचन रूप क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो गया वधुएं। वधु का बहुवचन रूप वधुएं होता है। चलिए देखते हैं सही ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन, 91 को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? 91 को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है या कौन सा स्पेलिंग उसका सही है? तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी 91। ऑप्शन नंबर बी 91 को इस तरह से हम हिंदी में लिखते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम है तो उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी हम। मैं अगर उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम है तो हमें उत्तम पुरुष में बहुवचन सर्वनाम लाना है। उत्तम पुरुष में बहुवचन सर्वनाम हमारा हम शब्द होता है। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, सीमा ने कल डैश काम नहीं किया। सीमा ने कल डैश काम नहीं किया। इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन करिए।
देखिए, अगर सही निपात का बात होता है, सही निपात की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा सीमा ने कल भी, सीमा ने कल भी, सीमा ने कल भी भोजन नहीं किया था। इस सीमा ने कल भी काम क्या कह सकता है, सीमा ने कल भी भोजन नहीं किया था।